नमस्कार, मैं हूं शिवम। पटना की पहली बैठक में जहां नीतीश और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पे थे, वहीं अब दूसरी बैठक में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ गई है। बेंगलुरु बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस कर रही है और बैठक कर्नाटक में हो रही है, जहां कांग्रेस सत्ता में है। अध्यक्ष के नाते बैठक की भूमिका तैयार करने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर ही थी और पटना की बैठक में नीतीश कुमार ने बैठक की भूमिका तैयार की थी। अब बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है उसमें राहुल गांधी बैठक का एजेंडा सेट कर रहे हैं। राहुल के एजेंडे का ही असर है कि भारतीय जनता पार्टी अब बेचैन हो उठी है और इसी बेचैनी में उसने कई कदम उठाए हैं। कार्यक्रम में आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के एजेंडे से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उसकी काट के तौर पर वो क्या करने वाली है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई, इसका ऐलान हो गया, फोटो ट्वीट कर दी गई, लोग चुटकियां ले रहे हैं राजभर के बयान को लेकर। इस पार्टी का, राजभर का, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जनाधार जरूर है और इसे उत्तर प्रदेश के राजभर समुदाय का समर्थन हासिल करने के तौर पर देखा जा रहा है, जो कुल आबादी के 4% के बराबर है यूपी में। राजभर 2017 में बनी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। नेता ये करते रहते हैं। राजभर के अलावा घोसी से समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान भी सपा से अलग हो गए, विधायकी से इस्तीफा दे दिया और वो भी भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए। ये दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि इस तरह की और भी चीजें होंगी। राजभर की तरह ही ओबीसी समुदाय से आने वाले चौहान 2017 की योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन 22 का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट के तौर पर लड़ा, उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और जीता भी। 2017 में योगी सरकार से इस्तीफा देने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर कई हमले किए थे, कई ऐसे बयान दिए, उनको आड़े हाथों लिया। राजभर ने अपने कई बयानों में उन्हें झूठा तक करार दिया था, लेकिन अमित शाह ने एक जो ट्वीट किया, ये जो आप देख रहे हैं, ये राजभर के एनडीए में शामिल होने का और उनके स्वागत का ट्वीट है। ये हैरानी की बात है। मोदी, शाह और योगी की कड़ी आलोचना करते रहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को एनडीए में शामिल कराना ये बता रहा है कि बीजेपी बैकफुट पे है, वो परेशान है और अपने पुराने सहयोगियों को दोबारा अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है किसी भी कीमत पर, फिर चाहे उसने कितना भी बुरा भला क्यों ना हो कहा हो। विपक्षी एकता के लिए जो पटना में बैठक हुई, उसके बाद बीजेपी ने अपनी तैयारियां चाक चौबंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लग गया ये माहौल खराब कर सकता है। अब बेंगलुरु में जब बैठक हो रही है तो बीजेपी की परेशानी और बढ़ती हुई दिख रही है और इसलिए अमित शाह ने विपक्षी दलों की पटना की बैठक को 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली पार्टियों की बैठक करार दिया था। इस तरह के हमले वो पहले भी करते रहे, लेकिन इसके बाद जैसे ही बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक की खबरें आने लगी, बीजेपी की ओर से एनडीए के अपने सहयोगियों के साथ बैठक करने की चर्चा भी तेज हो गई। ये चर्चा होने लगी कि अमित शाह भी बैठक करेंगे। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में 17 और 18 जुलाई को जो दल जुट रहे हैं वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हैं और इसलिए बीजेपी ने नई दिल्ली में एनडीए के सहयोगी दलों की 18 जुलाई को बैठक बुलाई। बीजेपी की यह बैठक संसद के मानसून सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले हो रही है और कहा यह जा रहा है कि यह बैठक सदन में सहयोगी दलों के बीच समन्वय की रणनीति पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं वो जानते हैं और ये मानते भी हैं कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। बीजेपी दरअसल अपने पुराने लोगों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है और ये एक कवायद है। सूत्र ये भी खबर देते हैं, ये भी बताया जा रहा है कि एनडीए के नए पुराने सहयोगियों को मिलाकर कुल 19 पार्टियां इस बैठक में हिस्सा लेने की पुष्टि कर चुकी हैं, जो बीजेपी की बैठक है। मेघालय के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सहयोगी पार्टी जिसका नाम नेशनल पीपुल्स पार्टी है, उसके लोग एनडीटीटी प्रमुख और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल, आरपीआई के रामदास अठावले, शिवसेना प्रमुख जो एकनाथ शिंदे हैं वो, एनसीपी गुट के अजीत पवार, जनसेना पार्टी की पवन कल्याण, ये सब लोग इस बैठक में, एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीताराम मांझी जो नीतीश से अलग हो गए और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी, हरियाणा में बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है जेजेपी, वो भी इसमें शामिल होगी। तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक, तमिल मानिला कांग्रेस और आईएकेएमए तमिलनाडु, आजसू, सिक्किम की पार्टी एसकेएफ, जोरम थंबा के नेतृत्व वाली मिजो नेशनल पार्टी और असम की असम गण परिषद भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो ये भी एक शक्ति प्रदर्शन सरीखा है।
यह भी बताया जा रहा है कि एनडीए की जो पुरानी सहयोगी पार्टी है, जैसे अकाली दल हो गया, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम हो गई, और एनडीए में ये लोग जो नाराज चल रहे हैं उनको शामिल कराने की भी कोशिश हो रही है। हालांकि इनमें से किसी भी पार्टी ने अभी ये नहीं कहा है कि वो बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कवायद चल रही है। शिरोमणि अकाली दल कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का समर्थन करते हुए सरकार से अलग हुआ था, और एनडीए में रहे दलों को दोबारा जोड़ने के मामले में इस बार एनडीए के रुख में थोड़ा सा बदलाव भी दिखाई दे रहा है। अमित शाह के रुख में थोड़ा बदलाव भी है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी जो रामविलास गुट है, उसके चीफ चिराग पासवान को एनडीए में शामिल करने की बातचीत के लिए खुद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उनके पास पहुंचे थे। ये एक अलग तरह का डेवलपमेंट है। राय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चिट्ठी लेकर उनके पास पहुंचे थे। चिराग को एनडीए में शामिल करने के लिए राय उनसे 2 बार मिले, 2 बार उनसे कहा कि आप बैठक में आइए, आप एनडीए में आइए। जबकि पिछले साल ही पासवान परिवार से नई दिल्ली में जो 12 जनपद का उनका सरकारी बंगला था, उसको खाली करा लिया गया था। ये बंगला उनके पिता चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के नाम पर आवंटित था। चिराग पासवान ने इस तरह बंगला खाली करवाने को एक अपमानजनक हालात करके करार दिया था, और इस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने कानूनी मदद लेने के बाद भी उनको कोई मदद नहीं मिली थी। इस कड़वाहट के 1 साल बाद बीजेपी का चिराग पासवान की पार्टी से गठबंधन की दिलचस्पी ये बता रहा है कि राहुल की वजह से ये बेचैन है, और विपक्षी पार्टियों की एकता की कोशिश को गंभीरता से बीजेपी ले रही है। भले ही उसके नेता सार्वजनिक तौर पर ये कह रहे हों कि विपक्षी एकता बेकार है, इसकी कोई मतलब नहीं है, ये कोशिशें बेकार हैं। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं, दिलचस्प ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो दूसरा गुट है, जिसके नेता चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस हैं, वो भी एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं, उनको भी बुलाया गया है। एनडीए के अपने पुराने और नए सहयोगियों को दोबारा गोलबंद करने की बीजेपी की एक कवायद क्या विपक्षी पार्टियों की एकता की कोशिश की काट है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी देना जल्दबाजी होगी। क्या बीजेपी और सहयोगी दलों को 2024 में अपनी सीटों में बड़ी गिरावट का डर सता रहा है? इसका जवाब यह भी हो सकता है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कई राज्यों में एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन 10 साल के बाद उस स्तर पर वो नहीं है। उस स्तर तक बने रहने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, एंटी इनकम्बेंसी है। एक बात और भी है कि लोगों को अब बेरोजगारी और महंगाई के सवाल परेशान करने लगे हैं, लोग उकता गए हैं, और यही वो मुद्दे हैं जो विपक्ष को मौका दे रहे हैं कि वो मोदी सरकार को घेरे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए की इन कमजोरियों को विपक्षी दल भुना पाएंगे? क्या यह संभव लगता है? क्या उनकी रणनीति इतनी सदी होगी कि वो 2024 में चुनावी फायदा उठा पाएंगे? यहां एक आंकड़े का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 2019 के चुनाव में भी एनडीए को 37% वोट मिले थे, 63% विपक्षी दलों के खाते में गए थे। विपक्ष इसी 63% वोट को एक जगह इकट्ठा करने की कवायद कर रहा है, कोशिश कर रहा है। उसे यह लग रहा है कि अगर वो बीजेपी और सहयोगी दलों की 70 से 80 सीटें या 90 सीटें कम कर दे तो चुनावी नतीजे बदल सकते हैं, सरकार गिर सकती है। बीजेपी 3 चीजों पर ध्यान रख रही है और 3 चीजों पर काम कर रही है। पहली कि एंटी इनकम्बेंसी की जो आशंका है उसको दूर किया जाए। दूसरा, 2019 जैसा प्रदर्शन होने के आसार, और तीसरी 40 से 50% सीटों के नुकसान को कैसे रोका जाए। इन्हीं 3 पहलुओं को देखकर छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश में है। इसके लिए चाहे उनको सारे वो बातें भुलानी ही क्यों ना पड़े। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, यूपी की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसी पार्टियां अगर साथ आ जाती हैं तो छोटे छोटे वोट बैंक के चंक बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं। इन पार्टियों के 4, 5 या 6% वोटों के समर्थन से चुनावी नतीजों पर फर्क पड़ सकता है 24 में। 2014 में बीजेपी ने बिहार में छोटी छोटी पार्टियों की मदद से काफी बेहतर प्रदर्शन किया था और उसको दोहराने की कोशिश है। इस बार वो यहां विपक्ष की मजबूती से डरा हुआ है। ऐसे में इन छोटी छोटी पार्टियों के 5, 6, 7% वोटों को बीजेपी एक साथ जोड़कर फायदा उठाने की जुगत में लगी हुई है। हालांकि छोटी पार्टियों की तुलना में शिरोमणि अकाली दल या फिर तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की या फिर अन्ना द्रमुक जैसी पार्टियों को अगर बीजेपी साथ ला पाती है तो बीजेपी के लिए यह फायदे का सौदा होगा। फिलहाल बीजेपी की कोशिश यह भी है कि विरोधियों पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की जाए। 2024 के चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, करीब 8, 9, 10 महीने बाकी हैं, और जैसे जैसे ये करीब आएगा और स्थिति साफ होगी और समझ आएगा कि कौन कितना बेहतर प्ले कर रहा है। कईयों को यह लगता है कि विपक्षी दलों में नेतृत्व या प्रधानमंत्री पद का जो झगड़ा है वो एनडीए के खिलाफ उनकी गोलबंदी कमजोर कर सकता है, लेकिन मौजूदा वक्त में खासकर कर्नाटक की बैठक में ये नजर नहीं आता, क्योंकि यूपीए की पिछली बार 17 पार्टियों को साथ लाने की कोशिश जो थी अब वो 24 पार्टियों तक पहुंच गई, यानी 24 पार्टियां मिल रही हैं। कांग्रेस इस बार नेतृत्व को लेकर बहुत
सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही है, वो विपक्षी दलों के नेतृत्व का दावा बिल्कुल भी नहीं कर रही। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी पार्टियों की ओर से जीती सीटों के आधार पर ही तय होगा। इससे यह दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ये समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को टैकल करने के लिए क्या किया जाने की जरूरत है। कर्नाटक की बैठक और दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में अगर आप एक चीज देखें तो ये समझ आता है कि बीजेपी कई सारी चीजें बदहवासी, बेचैनी और परेशानी में कर रही है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जो विपक्षी एकता की कवायद है वो कामयाब भी हो सकती है और ऐसी सूरत में सरकार भी जा सकती है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नशा। बताइए आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।